हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो स्वागत है आपका। हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सर, तल्डा ट्रीटमेंट सीरीज। ठीक है, उसके तहत मैं आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स समझाऊंगा, उसके ट्रीटमेंट समझाऊंगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे हम एडजस्टमेंट्स को। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट आस्क्ड जो एडजस्टमेंट होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का पूरा हम समझ लेंगे, क्यों रिकॉर्ड होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, उसका इफेक्ट कैसे होता है, कैसे कैसे ये आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है और क्यों है। क्लोजिंग स्टॉक जो हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ये हम एट द एंड ऑफ ईयर रिकॉर्ड करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ठीक है, यानी कि 31 मार्च पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये एक इवेंट है। ठीक है, ये एक इवेंट है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ गुड्स आ नहीं रहे, समझ रहे, फिजिकली कुछ हो नहीं रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है। ये बस एक इवेंट है कि भाई 31 मार्च पे हमारे गोडाउन में कुछ स्टॉक पड़ा है। ये एक फैक्ट है, ये एक इवेंट है कि हमारे पास कुछ माल पड़ा है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो हमने खरीदे हैं पर अभी तक नहीं बिके। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास ही, हमारे गोडाउन में या शॉप में पड़े हैं। ठीक है, ये एक इवेंट है और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट है वो है मैचिंग कंसेप्ट। बेसिकली हम मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि क्योंकि आपका बिजनेस एक रनिंग बिजनेस है, गोइंग कंसर्न है, पर आप बीच बीच में अकाउंट्स बनाओगे, बीच बीच में प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करोगे, तो आपको इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना पड़ेगा। तो बस वही हम यहां पे कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक के थ्रू। वी आर मैचिंग द परचेज एंड सेल। परचेज और सेल को मैच कर रहे हैं। मैच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका बेस सेम नहीं है, उनका बेस कंपेरेबल नहीं है। सेल का जो क्वांटिटी है वो अलग ही होता है और परचेज का जो क्वांटिटी है वो अलग ही होता है। ठीक है, आपको वैल्यू पे अभी ध्यान नहीं देना है, वैल्यू तो उनकी अलग होगी होगी। कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो वैल्यू तो अलग रहने वाली है। हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी वाइज एटलीस्ट उनका बेस मैच होना चाहिए। जितने क्वांटिटी की सेल हुई है उतने क्वांटिटी का ही खर्चा बुक्स में होना चाहिए। दिस इज मैचिंग कंसेप्ट कि सेल की क्वांटिटी जितना ही खर्चा आपको बुक करना है और फिर आपको कंपेयर करना है कि एक सर्टेन क्वांटिटी कितने में खरीदी और वो सर्टेन क्वांटिटी कितने में बेची, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा और तभी वो ट्रू ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अगर आप इस तरह बेस ही ध्यान नहीं दोगे, अगर आप इस तरह बेस ही ध्यान नहीं दोगे, परचेज कोई भी क्वांटिटी चलता है, सेल कोई भी क्वांटिटी चलता है, तो कुछ तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो ही जाएगा, पर वो ट्रू प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, उसको आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं कर। क्लियर है? तो मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली वी आर अप्लाइंग। ठीक है, तो ईयर एंड पे हम क्या करेंगे? नॉर्मली हम क्या करते हैं, गोडाउन में जाके स्टॉक काउंट कर लेंगे कितना है और उसको इस एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर एक आता है कि उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। काउंट तो क्वांटिटी होती है ना, वैल्यू थोड़ी काउंट होती है। तो आप क्वांटिटी तो वहां से काउंट करके आ जाओगे, फिजिकली शॉप में, गोडाउन में, जहां भी आपका स्टॉक पड़ा है वहां जाके आप काउंट कर लोगे, तो क्वांटिटी तो आपको स्टॉक वाइज पूरी मिल जाएगी। पर आपको, अपन को तो वैल्यू रिकॉर्ड करनी है ना, तो क्वांटिटी को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे? रेट निकाल के, रेट पर यूनिट। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? तो उसका रूल होता है, AS2 में दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन फॉर इन्वेंट्री। उसमें लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं इन्वेंट्री का? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। बस यही फॉलो होता है कि हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो भी खर्चा उस स्टॉक को खरीदने में लगा है और उसको अपने गोडाउन तक या शॉप तक पहुंचाने में लगा है, ठीक है, उस कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा होता है वो सब उस इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जाता है। मतलब उसमें क्या क्या आता है? परचेज प्राइस, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होगा तो माइनस हो जाएगा, जो भी डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स बिल बनाते समय, वो सब माइनस हो जाएंगे। फिर वो स्टॉक को आपकी शॉप तक लाने का पूरा खर्चा होगा, तो उसमें फ्रेट लगेगा, जिसको आप कैरेज इनवर्ट्स भी कहते हो। कैरेज इनवर्ट्स, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग जो होती है, पैकिंग चार्जेस, फिर जब वो आपके गोडाउन में आएगा तो आप अनलोड करोगे, अनलोडिंग चार्जेस,
ये सब खर्चा इन्वेंट्री में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो उसको कहेंगे कॉस्ट, ठीक है। और एनआरवी क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि अगर आप वो स्टॉक को बेचोगे और जो भी बेचने के जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कमीशंस होता है, ब्रोकरेज होता है, जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, वो सब माइनस करने के बाद आपको कितना पैसा बचेगा? सिर्फ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट मतलब कमीशंस, पूरा कॉस्ट नहीं, सिर्फ भाई अगर आप कोई चीज बेच रहे हो और उस पर अगर सेलिंग कमीशन देनी होती है तो हाथों हाथ सेलिंग कमीशन देके आपके हाथ में कितना पैसा सेल के बाद मिलता है, उसको कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आप कंपेयर करोगे उसको कॉस्ट और एनआरवी को, विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस। हम लेस वाली वैल्यू को लेते हैं और नॉर्मल केसेस में हमेशा कॉस्ट ही लेस आती है, नॉर्मल केसेस में हमेशा कॉस्ट ही लेस आती है। और मैक्सिमम टाइम्स आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको सिर्फ कॉस्ट ही दी रहती है। बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू दी होती है। तो अगर आपको दोनों दिया है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट कितनी है, एनआरवी कितनी है, विच एवर इज लेस वो वाली रिकॉर्ड करनी है। और अगर सिर्फ कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट लेके रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है? चलो, तो ठीक है, ईयर एंड पे एंट्री रिकॉर्ड होती है, इवेंट होता है, मैचिंग कंसेप्ट की वजह से रिकॉर्ड होती है, वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जर्नल एंट्री पे, ठीक है। हमको करना क्या है बेसिकली, ये एडजस्टमेंट का एंट्री का पर्पस क्या है कि हो तो कुछ भी नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं कि जो स्टॉक गोडाउन में पड़ा है हमने आज लिया हुआ है, वो तो ऑलरेडी खरीदा हुआ है ना, तो ऑलरेडी वो चीज खरीदी हुई है, ऑलरेडी वो चीज रिकॉर्ड भी हो गई है, रिकॉर्डेड चीज है वो, ठीक है। तो वो कहां रिकॉर्ड हुई है? वो परचेज में आपने रिकॉर्ड की होगी। अब अगर आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड न करो तो क्या होगा? वो परचेज मान के बढ़िया ट्रेडिंग अकाउंट में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। पर जो माल बिका ही नहीं है, जो माल आप ही के पास पड़ा, वो आपका खर्चा कैसे हो सकता है? टेक्निकली भी तो वो गलती है ना, कि जो चीज बिकी ही नहीं है वो खर्चा नहीं हो सकती। खरीदने से खर्चा नहीं होता, खरीदने के बाद जब आप उसको बेच देते हो तब वो खर्चा हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जो गुड्स आप ही के पास पड़े हैं वो आपका एक्सपेंस नहीं हो सकते हैं, वो आपका एसेट होता है। तो बेसिकली एंट्री से हम क्या करते हैं? एक्सपेंस को हम घटाते हैं और उसको हम एसेट मान लेते हैं कि जो स्टॉक गोडाउन में पड़ा है उसको एक्सपेंस से माइनस कर लो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एज ए एक्सपेंस परचेस में रिकॉर्ड हो जाता है। हम जानबूझ के नहीं करते हैं, वो एक नॉर्मल ट्रेडिशन है। खरीदते समय हमको पता नहीं होता कि ये 31 मार्च तक बचेगा नहीं बचेगा, ऐसा सोच के हम नहीं खरीदते हैं। हम हर चीज बेचने के लिए खरीदते हैं, जल्दी से जल्दी बेचने के हिसाब से खरीदते हैं। तो खरीदते वक्त हमारा अजम्पशन होता है कि हम इसको बेच देंगे, ठीक है, वो फ्लो रहता है। तो हमको बेसिकली करना क्या है? ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ एक्चुअल में नहीं हो रहा है। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है जो ईयर एंड में आपको एडजस्टमेंट्स में दिया रहता है। इसलिए एडजस्टमेंट में दिया रहता है क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। ये कोई ट्रांजैक्शन होता तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया होता ना। समझ में आ रहा है क्या? बेसिक्स क्लियर करो। काफी इनोसेंट बच्चे मुझे मिलते हैं, मुझे पूछते हैं सर ये हमेशा एडजस्टमेंट में क्यों दिया रहता है? अरे भाई क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट एंट्री है, साल के आखिरी में फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ही वो एडजस्टमेंट की जाती है, इसीलिए वो 31 मार्च को ही रिकॉर्ड होती है। वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो ऑटोमेटिकली होगा और ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग में आप उसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लोगे। हो कुछ भी नहीं रहा है, ये सिर्फ एक इवेंट है, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या है एडजस्टमेंट एंट्री का? कि हमको परचेस में से वो चीज परचेस में इंक्लूडेड है उसको परचेस से हटाना है और उसको एक नया एसेट मानना है, क्योंकि वो बुक्स में नहीं है। जो स्टॉक है जब आप उसको परचेस से हटाते हो तो उसका इफेक्ट तो जीरो हो गया। परचेस से अगर आपने हटा दी मतलब वो बुक्स में है ही नहीं ना, फिर तो आप उसको बुक में लाओ, क्योंकि वो है, एक्चुअल में है वो, पर उसका जो नेचर है वो बदल रहा है। वो एज ए एक्सपेंस रिकॉर्डेड है, बस मुझे उसका नेचर बदलना है, उसको एक्सपेंस से हटाना है और उसको एसेट मानना है। क्लियर है? तो एक स्टेप है परचेस से माइनस करना है। परचेस से माइनस कैसे होगा? अब उसमें भी एडजस्टमेंट्स देखो अलग अलग तरीके से होते हैं। परचेस अकाउंट अगर अभी भी ओपन है, परचेस अकाउंट अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया है, आपको पता होगा सारे नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर टू ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। तो अगर वो परचेस अकाउंट ट्रांसफर हो गया है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो फिर आप परचेस में से कैसे माइनस करोगे? परचेस तो अकाउंट बंद हो गया है, वो तो जाके ट्रेडिंग में जा चुका है, ट्रांसफर हो चुका है।
समझ रहे हो? इसलिए इसकी दो एंट्रीज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि परचेस अकाउंट है या ट्रांसफर होके आपने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो मैं दो एंट्री बता रहा हूं। पहला हम अज्यूम कर रहे हैं कि परचेस अकाउंट अभी भी जिंदा है, वो अभी भी ट्रांसफर होके क्लोज नहीं हुआ है। तो एंट्री क्या होती है? बोलो। परचेस में से आपको कोई चीज माइनस करनी है, बोलो कैसे करेंगे? परचेस में डेबिट बैलेंस होता है, परचेस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है। एंट्री पास करते हो जब आप परचेस की, तो परचेस को डेबिट करते हो तो उसमें डेबिट बैलेंस होता है। उसको मुझे घटाना है, उसके मुझे रिड्यूस करना है, तो मैं ऑपोजिट इफेक्ट दूंगा, मतलब मैं परचेस को क्रेडिट करूंगा। तो टू परचेस अकाउंट, तो इससे क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा, उसमें से वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो आपके बुक से स्टॉक हट गया। अब उसको रिकॉर्ड करो, क्योंकि वो एक्चुअली है ना, और वो बाय नेचर 31 मार्च पे, ध्यान दो, 31 मार्च पे वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। आगे चल के हम फिर उसको बेचेंगे, फिर वो खर्चे में ट्रांसफर होता है बाय वे ऑफ ओपनिंग स्टॉक। लेकिन हम 31 मार्च पे खड़े हैं, ये भूलना नहीं। हम 31 मार्च पे हैं, और 31 मार्च पे क्योंकि वो स्टॉक मेरे हाथ में है, मैं उसको बेच सकता हूं, उसमें से कमा सकता हूं, वो मेरे लिए एक रिसोर्स है, तो इट क्वालिफाइज एज एन एसेट। वो एसेट की डेफिनेशन क्वालिफाई करता है, एंड यू कैन रिकॉर्ड इट एज एन एसेट एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एज ए एसेट, और उसका नाम आएगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो ये ऐसा उसकी एंट्री पास होती है। और अगर परचेस अकाउंट है ही नहीं, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, तो क्रेडिट भी किसको करेंगे? ट्रेडिंग को। जहां वो ट्रांसफर हो चुका है, जहां उसका डेबिट इफेक्ट ट्रांसफर हो गया है, उसी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे माइनस करने के लिए। ठीक है, तो अगर वैसा है तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ऐसे एंट्री पास होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करने से क्या हुआ? ट्रेडिंग में से वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि परचेस में उसका डेबिट ट्रांसफर हो गया है, तो हम मतलब परचेस को ही क्रेडिट कर रहे हैं, ऐसा आपको समझना है। क्योंकि वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो गया है, तो हमको ट्रेडिंग को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे दो एंट्री इसके पास होते हैं। नॉर्मली ये वाला एंट्री पास होता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग, क्योंकि हम परचेस को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके होते हैं। ठीक है, अब ये एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? इसको आप कैसे पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में एडजस्ट करोगे? ठीक है, तो बोलो। तो हमने क्या किया है? बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया है, और वो अब हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो एसेट कहां दिखता है? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट्स जैसे आप दिखाते हो, तो यहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है एज अ एसेट। आपको उसको क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना है, और उसकी कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस, वो वाली वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो ये डेबिट इफेक्ट हुआ। हमने जो उसको डेबिट किया है, तो वो एसेट है, अब उसमें डेबिट बैलेंस पड़ा रहेगा, और वही डेबिट बैलेंस अब आप यहां पोस्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये उसका डेबिट का इफेक्ट हो गया, और अब ट्रेडिंग को हमको क्रेडिट करना है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे? बाय, खैर ऊपर ऊपर तो सेल रिकॉर्ड होता है, नीचे रिकॉर्ड होगा थोड़ा सा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि सर यहां भी क्लोजिंग स्टॉक, वहां भी क्लोजिंग स्टॉक, मतलब आप तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को इफेक्ट दे रहे हो। ऐसा नहीं होता बेटा, बैलेंस शीट में पोस्टिंग नहीं होती, बैलेंस शीट में डायरेक्टली बैलेंसेस जाते हैं। तो जब मैं यहां क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूं, ये एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट का बैलेंस है, ये कोई जर्नल एंट्री का पोस्टिंग नहीं हो रहा है यहां पे। इतनी बेसिक चीज बच्चों को नहीं पता होती है 11th-12th में, कि जब आप ट्रेडिंग पीएनएल कर रहे हो ना, वो ट्रांसफर एंट्री के थ्रू आते हैं। एक एक आप ट्रांसफर करते हो, पोस्टिंग करते हो, पोस्टिंग से आते हैं। बैलेंस शीट में पोस्टिंग नहीं होती, बैलेंस शीट में बैलेंसेस लिखे जाते हैं। डेबिट है तो एसेट साइड आते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस हैं तो लाइबिलिटी साइड आते हैं। समझ रहे हो? बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, वहां पोस्टिंग नहीं होती है, वो अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। और ट्रेडिंग पीएनएल क्या होते हैं? अकाउंट होते हैं, दे आर नॉट स्टेटमेंट्स, दे आर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप पोस्टिंग करते हो। कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, तो ये मैंने बैलेंस लिखा है क्लोजिंग स्टॉक का, जो डेबिट करने से डेबिट बैलेंस जनरेट हुआ, वो यहां बैलेंस आ गया। और क्लोजिंग, ये जो ट्रेडिंग को आप क्रेडिट कर रहे हो ना, ये इसकी पोस्टिंग हो रही है, ये बैलेंस नहीं है, ये उसकी पोस्टिंग है। अब पोस्टिंग में लिखते ही उल्टा है ना, मैं क्या कर सकता हूं?
मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो शरीफ इंसान, मैं तो ट्रेडिंग को क्रेडिट कर रहा हूं इसमें। मैं कहाँ हूं, मुझे बताओ ना। इसमें तुमको क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिख रहा है भाई, ये क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट ही नहीं है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को कुछ कर ही नहीं रहा हूं। जो अकाउंट में हो आप तो उसको कर रहे हो ना कुछ ना कुछ। अकाउंट किसका है, ट्रेडिंग का है, और ट्रेडिंग के कौन से साइड में हो तुम, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हो, मतलब तुम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। समझ रहे हो क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके ये अमाउंट लिख रहे हो, तो ये क्रेडिट हो गया। अब समझने के लिए हम क्या लिखते हैं, जो अकाउंट डेबिट होता है उसका नाम लिखते हैं। तो ये तो सिर्फ पोस्टिंग का नाम है ना, हम क्लोजिंग स्टॉक को कुछ नहीं कर रहे इस इफेक्ट में। ये जो इफेक्ट हो रहा है ये ट्रेडिंग को क्रेडिट किया जा रहा है, और क्रेडिट करते समय डेबिट वाले का नाम लिखते हैं। कोइंसिडेंटली वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैंने डेबिट का नाम लिख दिया। समझ रहे हैं, तो ऐसा है कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट ऐसा है। तो हम ये इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ट्रेडिंग को क्रेडिट किया है, और क्लोजिंग स्टॉक जो नया अकाउंट हमने डेबिट करके बनाया उसका हम बैलेंस निकालेंगे, लेजर बना के उसका भी बैलेंस निकलेगा, और वो बैलेंस यहां पे हम लिख रहे हैं, ये बैलेंस है, दिस इज नॉट पोस्टिंग, ठीक है। चलो, तो ऐसे दो इफेक्ट नॉर्मली आते हैं, ठीक है। ये एक टिपिकल एडजस्टमेंट है, टिपिकल क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। ये एंट्री बहुत रेयर होती है ऐसा, फाइनल अकाउंट्स में नॉर्मली आपको ऐसा करना है, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट का आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। एक बार दिखा भी देता हूं, कोई भी चीज ले लेते हैं रैंडम, ठीक है। ये हो गया, देखो लिखा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज 1,80,000, ऐसे ही आपको दिया रहेगा हमेशा कि वो क्लोजिंग स्टॉक है और उसका वैल्यू यानी कॉस्ट क्या है वो दिया है, ठीक है। तो और ऊपर आप देखोगे आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, उसमें देखो परचेसेस दिया रहेगा, और उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री नॉर्मली दी रहती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बहुत रेयर होता है कि आपको ट्रायल बैलेंस में दी हो, समझ रहे हो। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कब दिखेगा, अगर वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई है, अगर वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई है, सपोज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई है, मतलब कैसे रिकॉर्ड होगी, ये एंट्री से। जब ये एंट्री पास होती है, जब ये एंट्री पास होती है तब आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ही दिख जाएगा, क्योंकि एंट्री पास हो गई है, आपने वो परचेस में से माइनस कर ली होगी, और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी बुक्स में आ चुका है ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर ये एंट्री पास होती है तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, क्लियर है। तो ये एंट्री कब की है, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, मतलब पहले अगर आप ये एंट्री पास कर देते हो तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो गया है, और इसीलिए इट अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस। तो आपको फिर वो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक भी दिखेगा, मतलब वो ऑलरेडी एसेट है और दिख भी रहा है, तो बस डायरेक्टली वो फिर बैलेंस शीट में जाएगा, डायरेक्टली फिर वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो वो मतलब बैलेंस है, और बैलेंस सीधे बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। एक ही इफेक्ट जाएगा उसका। और परचेज को आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, और जब परचेस में से ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है तो जो परचेस दिख रहा है आपको ट्रायल बैलेंस में वो एडजस्टेड परचेस कहलाता है, ठीक है। ये भी काफी लोगों को नहीं पता होता है। एडजस्टेड परचेस का मतलब क्या है, नॉर्मल परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो गया है ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, तो जो परचेस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो एडजस्टेड परचेस नाम से आपको दिखेगा, क्लियर है। तो ये माइनस हो गया होगा, ये जो माइनस आप कर रहे हो ना, ये एंट्री थ्रू माइनस हो जाता है, और जो बैलेंस बचेगा ये एंट्री के बाद जब आप परचेस अकाउंट का बैलेंस निकालोगे वो एडजस्टेड परचेस कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट का मैं दिखा रहा हूं, तो ये दो इफेक्ट आपको हमेशा दिखेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको देखो यहां दिखेगा एक बाय क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये ट्रेडिंग को क्रेडिट किया गया है, ये क्रेडिट का पोस्टिंग है, ये क्रेडिट का पोस्टिंग है, ठीक है। और फिर बैलेंस शीट का में जो बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री नाम से एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखेगा। तो ये टिपिकल एडजस्टमेंट है, टिपिकल वे ऑफ आस्किंग क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर, ठीक है, ये वाला सिचुएशन आप समझ गए, ये वाला सिचुएशन आपको बता दिया, और ये वाला भी बता दिया कि अगर ये एंट्री ट्रायल बैलेंस के पहले ही पास कर दी गई है तो ये पता कैसे चलेगा कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है,
ट्रायल बैलेंस में अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास हो चुकी है, डबल से पास करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस दिख रहा है वो जाके एसेट साइड में पोस्ट कर दोगे, ट्रेडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये वाली एंट्री में क्या होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप पोस्ट कर दोगे। ठीक है, एक ही इफेक्ट आएगा कि परचेस में से ऑलरेडी वो माइनस हो चुका है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट अब नहीं होगा, बस जो बैलेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में वो बैलेंस है, वो सीधे एसेट साइड में पोस्ट कर देना है। ठीक है, एक ही इफेक्ट आएगा। क्लियर है, तो आपको इतना पता होना चाहिए अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फटाफट लिख लो, लिख लो। पॉज करो, लिख लो। यह है पहला, बिफोर प्रिपेयरिंग, ट्रायल बैलेंस वाला। ठीक है, और ये फाइनल अकाउंट, टिपिकल एडजस्टमेंट, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहे हो ऐसा एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये ऐसे होगा, नॉर्मल टिपिकल वाला। ठीक है, चलो, चलो, तो आई होप आपको अच्छे से डिटेल में ये समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंसेप्चुअल वीडियोस, एंड डू शेयर इट। जिनको भी ये नहीं आता है क्लोजिंग स्टॉक में, जिनका दिमाग घूम जाता है एडजस्टमेंट में, उनसे ये आप जरूर शेयर करें। तो ये सीरीज का पहला वीडियो है। ठीक है, एक एक करके मैं इसी तरह बहुत सारे एडजस्टमेंट डिटेल में आपको समझाऊंगा। आई होप आप इसे खुद भी फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों को भी जरूर रिकमेंड करेंगे। लेट्स सिंप्लीफाई अकाउंट्स। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई द एडजस्टमेंट्स। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये पूरा एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया, और कौन से एडजस्टमेंट्स आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज में कवर करूं। डू ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू सो मच।